चलिए चाय पर चर्चा में खबरों का सफर जो है उसकी शुरुआत हम करते हैं। देखिए, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर या पूर्वी सीमावर्ती इलाके, हर उन दुर्गम इलाकों में विकास की बयार बह रही है जिसकी जरूरत यहां के निवासी आजादी के बाद से महसूस कर रहे थे। सरहद से आ रही ये तस्वीरें लोगों को तो खुश कर ही रही है, हमारी सेना के लिए भी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना की पहुंच भी इन दुर्गम इलाकों में आसान होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह का किबिथू पोस्ट पर जवानों के बीच होना, उनमें जोश भरना और दूसरी तरफ चीन का बेचैन होना यूं ही नहीं है। दरअसल ये भारत की सोच का आईना है, जिसमें देश का विकास अब इलाके और जरूरत के आधार पर नहीं बल्कि समग्र भावना के तहत हो रहा है। और इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस उन हिस्सों की तरफ है जो देश के सीमाई इलाके हैं, फिर चाहे वो उत्तर में जम्मू कश्मीर हो या फिर पूर्वोत्तर में अरुणाचल। मोदी सरकार एक एक कर इन इलाकों में विकास की योजनाएं खींचकर न केवल यहां की जनता के लिए उम्मीदों के रास्ते खोल रही है, बल्कि इन इलाकों को लेकर पाकिस्तान के मंसूबे और चीन की चालाकियों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उत्तर में सबसे पहले जहां मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, तो वहीं पूर्वोत्तर के लिए लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी से चीन की चालाकियों को ध्वस्त किया। हालांकि इसका विस्तार सिर्फ अरुणाचल तक नहीं है, बल्कि इस इलाके के दूसरे राज्यों में भी विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। सोमवार को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अमित शाह जब पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने सामरिक लिहाज से सबसे अहम किबिथू चौकी पर पहुंचकर जवानों में जोश भरा। मैं भी देश के गृह मंत्री के नाते फक्र से कहता हूं, जब तक चाइना बॉर्डर का सवाल है, सूर्य की नौक जितनी भूमि भी चाइना अधिग्रहित नहीं कर सकता जब तक मेरा आईटीबीपी का जवान वहां उपस्थित है। इसी के लिए इस प्रोग्राम के जरिए सरकार की कोशिश है कि सीमावर्ती राज्यों में नए सिरे से विकास किया जाए। इस नीति से एक तो इलाके के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, दूसरा सामरिक दृष्टि से भी ये विकास योजनाएं काफी अहम हो जाती हैं। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत देश की उत्तरी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांव की पहचान की गई है। इस प्रोग्राम के तहत 2967 गांवों का व्यापक विकास किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक के लिए 4800 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। चाहे अरुणाचल हो या देश के बाकी सीमाई इलाके, सामरिक दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। इसी को देखते हुए इन इलाकों में लगातार विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जो इस इलाके के विकास के लिए भी जरूरी है और देश की सुरक्षा के लिए भी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, तस्वीरें बदलनी शुरू हो गई हैं। लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है, आवाजाही में भी आसानी हो रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर दिया जा रहा है, ताकि सीमावर्ती इलाकों में सैन्य अभियान में दिक्कत ना हो और साथ ही यहां की खूबसूरती को निहारने पर्यटक भी आसानी से पहुंच सकें। जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आनी अब आम बात हो गई है। फिलहाल ये तस्वीर तो राजौरी इलाके की है, जहां बीआरओ की मदद से नए ब्रिज बनाए जा रहे हैं। लेकिन समूचे जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों में विकास की कई ऐसी योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसकी बदौलत भारत के इस इलाके का भूगोल बदलता जा रहा है। 2019 में सत्ता वापसी करने के साथ मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने का फैसला किया, तभी ये एहसास हो चला था कि इस इलाके के हालात और सूरत को बदलने का जिम्मा वो खुद उठाने वाली है। इसका असर इलाके के लोगों और कारोबारियों पर भी साफ नजर आ रहा है। नतीजा वो सब कुछ होता दिखने लगा जो पिछले 30 बरस तक आतंक और सियासत के काले सायों के दौर में कहीं गुम हो गया था। सेना और स्थानीय लोगों के बीच रिश्ते गाढ़े हुए, सिनेमा हॉल खुले और भी दूसरे सांस्कृतिक आयोजन की बदौलत माहौल बदल गया। अब बुनियादी सुविधाओं पर काम कर रहे लोगों को दूसरी तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं और ये तस्वीरें उसी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 2 नए और बड़े ब्रिज राजौरी कंडी बुढ़ाल हाईवे पर बनाए जा रहे हैं। ये पूरा काम सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ कर रहा है। इन सड़कों की वजह से इस जगह का इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिसे कहते हैं, टूरिज्म, इकोनॉमी और लोगों की अपनी आम जिंदगी, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि सड़कों के साथ आता है आपका कॉमर्स, और कॉमर्स जो है यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से उछाल देखने वाला है।
इसका मकसद न केवल इलाके के लोगों को बेहतर और सुगम रास्ता देना है, बल्कि सेना की जरूरतों के लिहाज से उसके लिए सफर आसान करना है। पहले 10 दुकानें थी, अभी लाखों की तादाद में दुकानें हैं, और इसी रोड की वजह से तो बिजनेस बढ़ा। मैं तो कहाँ से आना था, इस रोड का इतना बेनिफिट होगा। गरीब लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बिजनेस चल रही है, हर चीज की बिजनेस चल रही है। जो चीज के हमारे उस इलाके में कभी किसी ने देखी भी नहीं थी, वो चीजें आजकल हमें उधर ही मिल रही हैं, घर घर में। इस रोड के बनने का फायदा स्थानीय लोगों को दूसरी तरफ से भी मिलने वाला है। उनके लिए ये रोड रोजगार के नए रास्ते खोलने वाली है। ये ब्रिज के बनने से क्या कहते हैं, पूरे साल रोड कनेक्टिविटी यहाँ के लोगों को और आर्मी को क्या कहते हैं पूरी कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये ऑल्टरनेट रूट भी है क्या कहते हैं श्रीनगर जाने के लिए और जम्मू जाने के लिए, तो ये रोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस ब्रिज के बनने से लोगों को बहुत फायदा होगा यहाँ पर। रोजगार, पर्यटन, जन्नत और जरूरत, जम्मू कश्मीर में विकास का पहिया इन्हीं धुरी पर घूम रहा है, जिसका असर यहाँ के फिजाओं में भी दिख रहा है। तभी तो नौजवान अब तरक्की के नए ख्वाब देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक है ना हम लोग, बहुत है ना? ज्यादा। उसी से जुड़ी न्यूज है। सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर शेयर करने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। ऐसे लोगों के लिए यूपी सरकार ने एक शानदार मौका दिया है। यूपी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि स्वच्छता से जुड़ा कोई भी रील अगर चुना जाता है तो उससे इनाम मिलेगा। वाह, क्या बात है। तो जो लोग अभी सुन रहे हैं उसे गौर से सुनिए बाकी पूरी खबर। देखिए, अगर आप भी रील्स बनाते हैं तो जुट जाइए स्वच्छता से जुड़ी रील बनाने में, क्योंकि रील भेजने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल ही है। जय 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 जय। रील बनाओ, स्वच्छता योद्धा बन जाओ। हमें आपकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है। आप अपने दरवाजे की सफाई खुद करते हैं और शर्माते भी नहीं हैं। फिर रील के जरिए सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जागरूकता भी। दरवाजा गंदा होगा, सब लोग अगर अपना अपना दरवाजा साफ रखने की जिम्मेदारी ले लें तो हमारा दरवाजा भी साफ और हमारा यूपी भी साफ। कितना सुंदर है ना हमारा उत्तर प्रदेश। रील बनाइए और स्वच्छता में जन भागीदारी बन जाइए। क्या साफ सफाई की जिम्मेदारी किसी एक की है? नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो आइए अपना एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं। सर, रील्स बना करके लोग मनोरंजन करते हैं दूसरों का, लेकिन अब रील्स जागरूकता का भी काम करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रील बनाने के लिए लोगों को, युवाओं को आमंत्रित किया है। खासतौर पर ये रील स्वच्छता की जागरूकता में काम आएगी। सरकार स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से स्वच्छ रील प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रही है। उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग की तरफ से लोगों को स्वच्छता परमो धर्म थीम पर रील बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। एंट्री जमा करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है और नतीजों की घोषणा 10 मई को की जाएगी। अधिकतम 45 सेकंड की रील बनाकर आपको भेजनी है, जिसका साइज 5 MB से कम ही होना चाहिए। अपनी रील के साथ आपको 50 शब्दों में एक कैप्शन लिखकर भी भेजना होगा। 3 सबसे बेहतरीन रील को यूपी सरकार स्वच्छता वॉरियर पुरस्कार देगी। आपको नगर विकास up326@gmail.com पर अपनी रील भेजनी है या फिर 7309519520 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। रील्स को सरकार के प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा भी किया जाएगा। दरअसल रील्स के लिए युवाओं की दीवानगी को सही दिशा देने और स्वच्छता के लिए जागरूक करने के मकसद से यूपी सरकार इस प्रतियोगिता का आयोजन करवा रही है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप अच्छे से अच्छा मैसेज दे सकते हैं लोगों को। कुछ लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग इसको करें। कुछ लोग इसको मोटिवेशन की तरह लेते हैं, अच्छे अच्छे वीडियोस डाल के, जैसे आपने वीडियो देखा मेरा, तो आप उससे कुछ सीखेंगे।
कुछ सीखने का आपको मिलेगा। तो इस पर्पज से हम बना सकते हैं। ये सिर्फ सरकार के प्रशासन की या विभाग की नहीं होती, लोगों की भी भागीदारी होती है, यानी जन भागीदारी होती है और इसमें युवाओं की एक बड़ी संख्या है, उनका बड़ा रोल है। इसलिए रील्स ये इनवाइट किए गए हैं जिसमें प्रतियोगिता जीतने का मौका तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी कला, अपना टैलेंट, अपनी सोच या अपना आइडिया दिखाने का भी मौका है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और अब बात संस्कृति और विरासत की। देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी में भव्य कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन हुआ है। ये कार्यक्रम उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को संवारने की एक कोशिश है। संस्कृति को बचाने और उसे जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अहम है, जिसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हल्द्वानी में आयोजित रामलीला में नारी शक्ति की झलक भी देखने को मिली। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की हैं, जहां हल्द्वानी में भव्य कुमाऊं द्वार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कुमाऊं महोत्सव में संस्कृति और विरासत की अद्भुत झलकियां दिखी। वहीं स्थानीय कलाकारों ने कुमाऊं महोत्सव में चार चांद लगा दिए। कलाकारों ने पारंपरिक पोशाक में शानदार प्रस्तुति पेश की। बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने और इसे जन जन तक पहुंचाने की एक कोशिश की गई है। वहीं इस भव्य और रंगारंग कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। कार्यक्रम में उनके शामिल होने से कलाकारों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। यहाँ पर उत्तराखंड के लोग अनेकों ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं उन सभी से कहता हूं कि अपनी संस्कृति से और अपनी जो धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमको विरासत में मिली है, उसको सजोने का, उसको संवारने का और उसको आगे बढ़ाने का दायित्व अगर किसी के ऊपर है तो हमारी नौजवान पीढ़ी के ऊपर है, हमारे युवाओं के ऊपर है। संस्कृति और विरासत से जुड़ी हल्द्वानी की अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां महिलाओं की ओर से भव्य रामलीला मंचन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और विधि विधान से रामलीला के पात्र महिला कलाकारों की पूजा अर्चना की। बता दें कि इस रामलीला में कोई भी पुरुष कलाकार शामिल नहीं है, बल्कि हर किरदार को महिलाएं ही निभाती हैं। मैं पहली बार किसी ऐसी रामलीला में आया हूं जहां केवल और केवल हमारी मातृशक्ति ही उसका संयोजन कर रही है, उस मंचन को करवा रही है और मंचन करने वाले भी रामलीला के पात्र भी सारे के सारे मातृशक्ति के रूप में। कुमाऊं द्वार से ये निकल पड़ा है प्यार, एक बार जोरदार तालियों के साथ। ये लोकोत्सव न केवल स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं, बल्कि लोक कला और संस्कृति को सहेजने में भी इनकी अहम भूमिका होती है और लोक संस्कृति के यही रंग भारत की संस्कृति को और समृद्ध बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं असम और दिखाते हैं असम की लोक संस्कृति का एक मन मोह लेने वाला रंग। 14 अप्रैल को असम में धूमधाम से रोंगाली बिहू उत्सव मनाया जाएगा और इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए, इस बार बिहू का त्योहार भी खास होने वाला है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 10,000 कलाकार नृत्य की प्रस्तुति देंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसकी जगह बनाने की पूरी उम्मीद है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर थिरकती इन बच्चियों का उत्साह देखिए। नन्हे पैरों में खनकते घुंघरुओं की आवाज सुनिए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर लहराती इन नन्ही परियों को देखिए। बच्चियां तो बच्चियां, बड़ों का जोश भी देखने लायक है।
उमंग और उल्लास से भरी ये तस्वीरें असम के रोंगाली बिहू उत्सव की तैयारियों की हैं। 2 दिन बाद बैसाखी के दिन रोंगाली बिहू उत्सव मनाया जाएगा। बहुत कम वक्त बचा है, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। नन्ही परियां तन मन धन से रोंगाली बिहू के लिए पारंपरिक नृत्य सीख रही हैं। ये तैयारी इसलिए भी बड़ी है कि 14 अप्रैल को असम सरकार रोंगाली बिहू के अवसर पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा बिहू नर्तक भाग लेंगे। इसके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह बनाने की उम्मीद है। कितने बच्चे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों ने जो हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत मदद होगा। अभी पेरेंट्स लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहा है बच्चे लोगों को, और स्कूल में भी उसको सिखा रहा है। बाकी जो गाँव के स्कूल है वहाँ पर भी सिखा रहा है। बाकी सारा असम में मतलब अभी बिहू का एनवायरमेंट है। असम की परंपरा को परखना हो, कहते हैं असम की संस्कृति को समझना हो, असम के गीत संगीत पर थिरकना हो, गुनगुनाना हो, तो रोंगाली बिहू के त्योहार का हिस्सा बनिए। रोंगाली बिहू असम का सबसे रंगीन त्योहार माना जाता है। इसके रंग में हर कोई रंग चुका है। बच्चे बड़े सभी असम की संस्कृति और परंपरा का गहना डाले लोक गीत संगीत की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पारंपरिक पोशाक में नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस आप देख ही चुके होंगे कि जैसे मैं बोल रही हूँ, उत्साह और उमंग के साथ हो रहा है और काफी जोश है सभी के अंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितने सारे मिलके ये जो विश्व का जो एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जो कोशिश जारी है, वो एक मुकाम पर पहुंच जाए, इसी को लेके मैं कामना करती हूँ। असम में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं, रोंगाली बिहू, भोगाली बिहू और काटी बिहू, जिसमें रोंगाली बिहू के साथ असम में नए साल की शुरुआत हो जाती है। रोंगाली या बोहाग बिहू असमिया कैलेंडर के चैत महीने के आखिरी दिन शुरू होता है, जो आमतौर पर हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं वैसाखी के रंग। वैसे आज मैं और शगुफ्ता पूरी तरह वैसाखी के रंग में ही रंगे हुए हैं। तो वैसाखी के त्योहार भले ही 2 दिन बाद मनाया जाना हो, लेकिन उससे पहले पूरे उत्तर भारत में इसकी सरगर्मी महसूस हो रही है। और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अलग अलग देशों के दिल्ली स्थित डिप्लोमेट्स को बैसाखी की पार्टी दी, जिसमें ईरान, भूटान, म्यांमार और मोरक्को समेत कई देशों के डिप्लोमेट्स भारतीय परिधान में शामिल हुए और त्योहार का आनंद उठाया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सोमवार शाम को विदेशी डिप्लोमेट्स के लिए बैसाखी पार्टी का आयोजन किया। मीनाक्षी लेखी की इस शानदार पार्टी में म्यांमार, ईरान, भूटान, मोरक्को समेत कई देशों के डिप्लोमेट्स पहुंचे और उन्होंने जमकर रंगारंग पार्टी का लुत्फ उठाया और पंजाब की लोक धुनों पर जमकर थिरकते भी नजर आए। भारत एक देश है जो उत्सवों का देश है और उस उत्सवों के देश में हर उत्सव में सब लोग शामिल होकर बड़ा छोटा बड़ा सब लोग मिलकर हम लोग मनाते हैं। और इसी प्रकार से आज बैसाखी मनाई जा रही है, जिसमें डिप्लोमेटिक कोर के लोग सम्मिलित हैं और साथ ही मेरे क्षेत्रवासी भी सम्मिलित हैं। और यही जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है वो देश दुनिया को पहचान हो और अधिक से अधिक लोगों को उसके बारे में पता चले। दिलचस्प ये है कि इस पार्टी में पहुंचे ज्यादातर डिप्लोमेट्स भारतीय पारंपरिक परिधान में नजर आए। इस मौके पर विदेशी मेहमानों ने लजीज व्यंजनों की बेशुमार वैरायटीज के जायके का भी जमकर लुत्फ उठाया। इस मौके पर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स को भारत की गौरवशाली संस्कृति को शिद्दत से समझने का मौका भी मिला।
आपको बता दें कि बैसाखी का त्योहार उत्तर भारत में हिंदी महीने बैसाख के आगाज के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन फसलों की कटाई शुरू की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा के बालेश्वर में विश्व प्रसिद्ध चंदनेश्वर चाडक मेले की धूम है। आपको बता दें कि इस मेले में हर साल भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भीड़ का आलम यह है कि पैर रखने तक की यहां जगह नहीं है। जी हां, चंदनेश्वर चाडक मेले की मान्यता देश ही नहीं विदेशों में भी है। इस बार इस मेले में 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये आस्था का सैलाब, ये भक्तों का हुजूम। ये नजारा ओडिशा के बालेश्वर जिले में बनाए जा रहे विश्व प्रसिद्ध चंदनेश्वर चाडक मेले का है, जहां चंदनेश्वर चाडक यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें मेले के 5वें अर्ध की है और ये मेला 2 चरणों में मनाया जाता है, नीला पर्व और पात पर्व। पुरानी मान्यता के अनुसार चंदनेश्वर ने चैत्र के महीने में अपनी पत्नी पार्वती की अनुपस्थिति में कामिनी से गुप्त रूप से विवाह किया था। इसीलिए नीला पर्व विवाह का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। वहीं पात पर्व में भक्त अपनी त्वचा, जीभ और शरीर को नाखूनों से छिदवाते हैं और जुलूस में घूमते हैं। लोग इस अनुष्ठान को देखने के लिए मंदिर में आते हैं। इस बार मेले को देखने करीब 30,000 श्रद्धालु पहुंचे। भगवान चंदनेश्वर के लिए भक्तों की ये अटूट आस्था इस मेले को चंदनेश्वर चाडक मेले को खास बना देती है। इस साल मेले में आस्था का ऐसा ही सैलाब उमड़ा है जो भक्त भगवान के अटूट रिश्ते का जीवंत उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पेट्स की, क्योंकि पेट्स सभी को प्यारे होते हैं और इसीलिए देश में आज नेशनल पेट्स डे मनाया जा रहा है। लोग भी सोशल मीडिया पर अपने पेट्स के साथ सेल्फी शेयर कर रहे हैं। ऐसे जिनको करनी चाहिए उन्होंने अभी तक नहीं की है, वो अब से थोड़ी देर बाद करने वाली हैं। नेशनल पेट्स डे की शुरुआत 2006 में एनिमल वेलफेयर कैंपेनर कॉलिन पेज ने की थी। इसका उद्देश्य जानवरों की देखभाल को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ लोगों को पेट्स रखने की सलाह भी दी जाती है। पेट्स के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कोई उनके साथ मस्ती कर रहा है। जो लोग पेट्स पालते हैं उनका अपने पेट्स के साथ एक खास रिश्ता बन ही जाता है। वो उनके परिवार की तरह हो जाते हैं। इस रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल पेट्स डे मनाया जाता है। सेलिब्रिटीज भी अपने पेट्स लवर होने का इजहार अक्सर सोशल मीडिया पर करते हैं और पेट्स के साथ मनमोहक तस्वीरें भी पोस्ट करते हैं। आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन से लेकर अनुष्का शर्मा तक काफी लोग पेट्स प्रेमी हैं। बॉलीवुड के ये सितारे वक्त वक्त पर अपने पेट्स के साथ तस्वीरें अपने फैंस के लिए पोस्ट करते रहते हैं। प्रियंका चोपड़ा, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, जैकलिन फर्नांडिस, मलाइका अरोड़ा, फरहान अख्तर, ये तमाम सेलिब्रिटीज अपने डॉग्स को लेकर कितने दीवाने हैं, ये उनकी शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो से पता चलता है। पालतू जानवर जब हमारे घर में आते हैं और धीरे धीरे एक फैमिली मेंबर बन जाते हैं, घर के लोग उनके खान पान से लेकर हेल्थ तक हर तरह की चिंता करने लगते हैं, क्योंकि इनकी देखभाल भी जरूरी हो जाती है। इसी उद्देश्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 11 अप्रैल को नेशनल पेट्स डे मनाया जाता है। मकसद एक ही है, इंसान और जानवर के बीच एक खास रिश्ता तैयार हो, जिसमें प्यार भी हो, संवेदनशीलता भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में टाइगर रिजर्व के 50 साल हो गए और इसकी सफलता की तस्दीक खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। देश में बाघों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि बाघों की देखभाल के लिए मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन के आधार पर एक आंकड़ा जारी उसने किया है और उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का बेहतर प्रदर्शन रहा है और उसने दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व को मिला है। बाघ और उनके शावकों की अटखेलियों का यह मनोरम दृश्य मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का है। यहाँ बाघों की सुरक्षा
उनके रहने खाने पीने के दुरुस्त इंतजाम हैं, जिसके चलते यहाँ बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित इस सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बेहतर प्रबंधन और टीम वर्क का अहम योगदान रहा है। इसी का नतीजा है कि इस टाइगर रिजर्व को देश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। देश में टाइगर रिजर्व के 50 साल होने पर आंकड़े जारी किए गए हैं और उसी के मुताबिक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यह मुकाम हासिल हुआ है। यहाँ बाघों के बेहतर प्रबंधन के लिए काम किए गए हैं। इसका श्रेय हमारे टीम लीडर और हमारे जमीनी अमले को जाता है, जिनने अपने अथक प्रयासों से इस स्थान पर हमें लाया है। हम प्रयास करेंगे कि हम इससे भी आगे बढ़े। टाइगर रिजर्व के 50 साल होने पर जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन यानी MME 94.38% के साथ सबसे पहले स्थान पर रहा, जबकि मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व MME 93.18% के साथ दूसरे स्थान पर और कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व तीसरे स्थान पर रहा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दूसरा स्थान बाघों को लेकर उसके बेहतर प्रबंधन के लिए मिला है। यहाँ एक समय 2150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 50 से ज्यादा ग्रामीणों को हटाया गया था। उन गांवों में रहने वाले परिवारों का पुनर्वास दूसरे स्थान पर किया गया था। यहाँ बाघों के लिए 11,000 हेक्टेयर भूमि रखी गई है और शाकाहारी वन्य प्राणियों के लिए 85 प्रकार की घास लगाकर खाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 1,600 चीतल भी छोड़े गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के पाली में नौकरी से रिटायरमेंट ले चुके कुछ लोगों ने शानदार पहल की है और जन सेवा को अपना मिशन बना लिया है। ये लोग हर रोज पाली रेलवे स्टेशन में रेल मुसाफिरों को मुफ्त में ठंडा पानी पिलाते हैं। उनकी इस जन सेवा के लिए काफी तारीफ भी की जा रही है। अप्रैल की गर्मी के महीने में अगर आप सफर कर रहे हों और मटके का ताजा पानी मिल जाए तो पिलाने वाला किसी देवदूत से कम नहीं है। जीवन में पुण्य कार्य करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक काम प्यासे को पानी पिलाना भी है। राजस्थान के पाली में कुछ बुजुर्गों ने ऐसा ही बीड़ा उठाया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये बुजुर्ग रेल यात्रियों को मटके का ठंडा पानी पिलाकर उन्हें तरोताजा कर रहे हैं। इस जनसेवा के लिए इन्हें खूब सराहा जा रहा है। जितनी गाड़ियां आती है शुद्ध पानी मटकी का पिलाते हैं। यहाँ पर ठंडे पानी के कूलर वगैरह भी लगे हुए किए हुए हैं, उनमें भी शुद्ध पानी है। सब आते हैं यहाँ पर, उतरते हैं मुसाफिर, सब आराम से पानी पीते हैं और यहाँ पे हम सेवा दे रहे हैं लंबे टाइम से और यहाँ से सब संतोष है। पाली मारवाड़ स्टेशन से रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले कुछ रिटायर्ड लोगों ने जन सेवा के इस माध्यम को चुना है। जब ट्रेन पाली रेलवे स्टेशन पर आती है तो सभी को ठंडे पानी की जरूरत होती है। ऐसे में ये बुजुर्ग ट्रेन के डिब्बों में जाकर यात्रियों को मटके का ठंडा पानी पिलाते हैं। इस नेक काम के लिए इन्होंने स्टेशन में ही मटके और ड्रम रखने का इंतजाम कर रखा है। जिस उम्र में लोगों का चलना फिरना भी दुश्वार होता है, उम्र के उस पड़ाव में ये बुजुर्ग लोगों को जनसेवा की नई राह दिखा रहे हैं। पाली से भरत भूषण जोशी, गुड न्यूज टुडे। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान के झुंझुनू के एक गांव में। यहां एक बच्ची के ऊपर से फसल काटने वाले औजार लगा ट्रैक्टर गुजर गया, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं हुआ और ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं कैसे बच्ची ट्रैक्टर के आगे खेल रही है, लेकिन ड्राइवर को ये नहीं दिखा कि बच्ची ट्रैक्टर के आगे है। वो आया और ट्रैक्टर स्टार्ट करके चलता बना और बच्ची ट्रैक्टर के नीचे आ गई, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आया। वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का और बातों बातों में कैसे पूरा शो बीत गया ये पता ही नहीं चला। चाय वाली बातों के साथ कल फिर से महफिल सजाएंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर आइएगा चाय पीने ठीक 5 बजे। खबरों वाले लेटर के साथ मुलाकात होगी आपसे।